ये फोर्स लाइन है, जो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन है ये फोर्स लाइन है, ठीक है, और ये कोई यूनिट एरिया है इस प्रकार से। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस यूनिट एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लाइन पास हो रही है तो इसका मतलब इसकी प्रबलता बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है, ज्यादा है, तो हम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर इसको हम घुमाकर इसके समांतर कर देते हैं तो उस कंडीशन में 90 डिग्री होगा थीटा इक्वल टू, तो हमने देखेंगे कि फाई का मान इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान पता चल रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रिलेशन है, यानी कि दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। इसकी प्रबलता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार और आज फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, बोर्ड क्लास में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट का बोर्ड क्यों ना हो, या फिर आपका सीबीएसई का एग्जाम हो या आईआईएससी का एग्जाम हो, यानी कि आपका कोई सा भी बोर्ड क्यों ना है, वहां पर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और दोस्तों उसके साथ साथ आपका जो टीजीटी का एग्जाम है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, और पीजीटी का एग्जाम है चाहे वो भी किसी स्टेट का हो, यानी कि टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। तो इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को आप एंड तक देखना, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके, मैं आपको बहुत इजीली तरीके से इसको समझाने वाला हूं, ठीक है, एंड तक देखना। इस पे जो क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि स्किप करोगे तो जो खास बातें होती हैं वो आपसे छूट जाती हैं और फिर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों आप हमारी वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा एक बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगी इनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से कोई, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनें हैं और ये इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये इनकी डायरेक्शन इस ओर है, यानी कि क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हमने शो कर रखी है, इसके किसी भी पॉइंट पर हम एक कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, यानी कि इमेजिनरी एक सरफेस मान लेते हैं जिसका यूनिट एरिया है, क्या है, उसका एक यूनिट एरिया है। तो हमने मान लिया इस प्रकार से ये एक काल्पनिक पृष्ठ हमने मान ली है, ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ। और वो कैसे मानी है हमने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मानी हमने। परपेंडिकुलर देखो दोस्तों इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, ये देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये फोर्स लाइन इस डायरेक्शन में है और ये इस प्रकार से है एरिया हमारा, तो इसका मतलब यहां पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर हमने एक कोई काल्पनिक पृष्ठ यानी कि एक इमेजिनरी सरफेस मानी है जिसका यूनिट एरिया है, तो ये क्या है, उसका एक यूनिट एरिया। क्लियर है। तो अगर इस यूनिट एरिया की बात करें तो यहां से देखो फोर्स लाइन पास हो रही है, क्या हो रही है, फोर्स लाइन। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रबलता को शो करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी प्रबलता होगी, बात समझ आ रही है नहीं, यानी कि जब ज्यादा से ज्यादा फोर्स लाइन पास होंगी तो इसकी प्रबलता ज्यादा से ज्यादा होगी और जितनी कम से कम फोर्स लाइन पास होंगी उतनी ही प्रबलता इसकी कम से कम होगी। अब दोस्तों बात यहां पर यह आती है कि अगर हम इसको 90 एंगल से किसी भी एंगल पर अगर हम इसको रोटेट कराएं, यानी कि इस प्रकार से 90 एंगल पर इसको धीरे धीरे ऐसा करके रोटेट कराएं, तो ये जो फोर्स लाइन इससे पास हो रही है, देखो इस एरिया से जो पास हो रही है उनकी संख्या घटती चली जाएगी। जब ये संख्या घटती चली जाएगी तो उस स्टेट में हम देखेंगे कि संख्या घटने पर प्रबलता क्या होगी, घटेगी, कम हो जाएगी। संख्या बढ़ने पर प्रबलता क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक स्टेट ऐसी जाएगी घुमाते घुमाते किसी भी एंगल पर, जब ये जो हमारी काल्पनिक पृष्ठ है यानी कि इमेजिनरी सरफेस है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि समांतर हो जाएगा। तो उस स्थिति में एक भी फोर्स लाइन इस फील्ड से नहीं गुजरेगी, और जब एक भी फोर्स लाइन इस फील्ड से नहीं गुजरेगी तो इसका मतलब यह बनता है कि दोस्तों उस स्थिति में इसकी प्रबलता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रबलता किसके लिए, इस पॉइंट के लिए जिस पर हमने काल्पनिक सरफेस माना है, 0 हो जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसी बात को समझते हुए हम ये देखते हैं कि यानी कि इस सरफेस का रिलेशन ओरिएंटेशन से है, अगर हम इसको किसी एंगल पर रोटेट कराते हैं तो ये समांतर हो जाती है, तो प्रबलता यहां पर 0 हो जाती है। अगर ये 90 डिग्री पर रहती है तो प्रबलता मैक्सिमम रहती है। बात समझ आ रही होगी आपके, क्लियर हो रहा होगा कुछ, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, हमने इसको किसी एक अन्य भौतिक राशि से यानी कि कोई भी एक क्वांटिटी से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की,
और किस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर एक यूनिट एरिया से जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा। क्या कहा उसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि जो भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर कोई भी काल्पनिक सरफेस हमने खींची, उस काल्पनिक सरफेस से पास होने वाली जितनी भी फोर्स लाइन है उनकी संख्या की जो माप है उसको हमने किसी राशि से प्रदर्शित किया। और वो राशि कौन सी है? वो राशि है दोस्तों वैद्युत फ्लक्स। एक वैद्युत फ्लक्स राशि से हमने इसको प्रदर्शित किया। अब इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं ये बात समझ लेते हैं दोस्तों। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहां पर दिखा रहा हूं, तो हम देख रहे हैं कि कोई भी हमने ऐसा करके काल्पनिक पृष्ठ है एक, इसका एरिया जो है वो ए है, तो इसको हमने देखा कि इस प्रकार से यहां से फोर्स लाइन ये पास हो रही है, इस प्रकार से फोर्स लाइन जा रही है, ऐसा करके फोर्स लाइन जा रही है, ठीक है, ये गुजर रही है फोर्स लाइन। तो हमने देखा ये इस प्रकार से फोर्स लाइन पास हो रही है। अगर इसका कोई भी एक यूनिट एरिया हम मान लें, ऐसा करके हमने कोई यूनिट एरिया मान लिया, और इसका यूनिट एरिया कितना है? डी ए यूनिट एरिया है। टोटल एरिया जो है वो ए है और इसका यूनिट एरिया कितना है? डी ए। इसकी हम बात करें, ये इतनी पृष्ठ की बात कर रहे हैं। ये ए का एक काल्पनिक पृष्ठ हमने डी ए मान लिया, छोटा सा यूनिट एरिया। क्लियर है? तो इससे देखो जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास हो रही है, इनकी संख्या की जो माप है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास हो रही है, इनकी संख्या की जो माप है उसी को एक राशि से प्रदर्शित किया गया। और वो राशि कौन सी है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स है जिसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन कैसे होगी इसकी? तो डेफिनेशन ऐसे होगी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर खींची गई काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ मतलब इमेजिनरी सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की संख्या की माप होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की संख्या की क्या होती है? माप होती है, जिसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों हमने देखा यहां पर एक छोटा सा एक यूनिट एरिया, हमने इस टोटल सरफेस का एक छोटा सा यूनिट एरिया माना और उससे ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास हो रही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ये होगी। ठीक है, अगर इसको हम ट्विस्ट कराएं, यानी कि इसको हम किसी भी एंगल पर रोटेट कराएं, तो रोटेट कराकर कुछ इसकी डायरेक्शन ऐसे करके हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि रोटेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर की बात करेंगे, तो हमने मान लिया कि रोटेट होकर जो है ये कुछ इस प्रकार से हो गया। इसको मैं शो करके दिखा देता हूं आपको कि ऐसे करके, ठीक है, ये वाला एरिया हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया। तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो कितना होगा? तो उसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो परपेंडिकुलर यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमने देखा। इसको इस वाली लाइन को मैं यहां से रफ कर देता हूं, आपको क्लियर दिखाई देगा। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया? एरिया वेक्टर, डी ए वेक्टर। एरिया वेक्टर मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसका लिंक, उसको जाकर आप देख जरूर लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरिया वेक्टर होता क्या है। और ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया? थीटा बन गया दोस्तों। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन गया। अगर हम यहां पर बात करते हैं, चाहे वो इसके समांतर है ये एरिया, चाहे इससे थीटा एंगल पर है, तो हम बात करें इस यूनिट, जो हमने एक यूनिट एरिया माना है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? डी फाई ई। एक यूनिट यानी कि छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यहां से बहुत कम लाइनें गुजर रही हैं। और ये बड़ा है, इसका एरिया जो है, ये वाले जो काल्पनिक पृष्ठ है बड़ी वाली, इसका एरिया कितना है? ए है। तो ये टोटल इसका सरफेस है और उसमें से एक छोटा सा सरफेस हमने माना है, एक कंपोनेंट माना है, छोटा सा अवयव खंड माना हमने। ठीक है, जिसका एरिया कितना? डी ए है। तो इसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर होगा और इस पे जो है इसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर होगी। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा हमारा डी फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा ये ई डॉट डी ए। ये वो कंडीशन है जब हमको सिंपल तरीके से इसको समझा रहे हैं। और यदि दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, कि इसका एरिया वेक्टर ये वाला है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमने क्या लिखा? डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट की, तो हम देखेंगे जब इसको हमने किसी थीटा एंगल पर घुमाया है, तो उस कंडीशन में इसका एक कंपोनेंट डी ए का क्या होगा? डी ए कोस थीटा। डी ए कोस थीटा इसका एक कंपोनेंट होगा। तो इसका मतलब उस स्थिति में इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट यानी कि ई डी ए कोस थीटा। ई डॉट डी ए कोस थीटा हो जाएगा। बात हमारी है नहीं, जब ये ई डॉट डी ए कोस थीटा हो जाएगा, तो ये हम जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला होता है। हमें पता है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। कितना होता है? ए बी कोस थीटा। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे ई डी ए कोस थीटा को हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर यानी कि डी फाई ई
डी फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए वेक्टर। कितना हो जाएगा? ई डॉट डी ए वेक्टर। ये बात क्लियर हो रही होगी, आपके समझ में आ जरूर रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो है एक किसी यूनिट एरिया की बात, यानी कि हमने छोटा सा एक अवयव खंड माना है। अगर हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, तो इस संपूर्ण पृष्ठ से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है हमारी, इनकी संख्या की माप अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो वो होगा हमारा दोस्तों फाई ई। फाई ई अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, फाई ई होगा, और ये क्या है हमारा एक यूनिट एरिया का, तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट एरिया होंगे इस पूरे पृष्ठ पर, छोटे छोटे, तो उन सब का योग। तो योग को हम रिप्रेजेंट करते हैं सम्मेशन से, और हम यहां पर लिख देंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि इसका सम्मेशन हो जाएगा। ठीक, इस सम्मेशन को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर मैं इसको यहां पर समझा रहा हूं इसको दोस्तों, कितना हो जाएगा यहीं पर देख लेते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इस सम्मेशन को जो है हम फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये सरफेस मान रहे हैं, ये पूरा का पूरा सरफेस है, तो इंटीग्रेशन एस और ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ई डॉट डी ए वेक्टर। इससे स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, यहां पर जो इंटीग्रेशन एस है, ये जो भी हमने सरफेस लिया है उसकी इंटीग्रल फॉर्म है। क्या है? उसका समाकलन रूप है, यानी कि इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल है ये। इस सरफेस का क्या है? सरफेस इंटीग्रल। क्लियर है? ये जो है, और ये बता रहा है इसके सम को, यानी कि जितने भी इसके अंदर यूनिट एरिया है छोटे छोटे, उन सबके योग के बराबर। तो वो क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारा। ठीक है, अब चाहे तो ये वाली इसको भी, ये भी आ सकता है आपका, इस टाइप से फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर इस टाइप से पूछा जा सकता है, या फिर आपका इस टाइप से यूनिट एरिया को लेकर भी पूछा जा सकता है फॉर्मूला। क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये है डीए यानी कि एरिया है। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? फाई ई की यूनिट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और डॉट एरिया वेक्टर है, एरिया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट इनटू, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है? एरिया, यानी कि एरिया की यूनिट। तो दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन प्रति कूलाम। कितनी होती है? न्यूटन प्रति कूलाम इनटू, यानी कि ऐसा करके लिख सकते हैं हम न्यूटन बटे कूलाम, और इनटू यानी कि मल्टीप्लाई एरिया की यूनिट, ये होती है मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट कितनी होती है? मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है नी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो हमने देखा किसकी यूनिट हो गई है? ये यूनिट हो गई आपकी किसकी? फाई ई की, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये एसआई पद्धति में है दोस्तों, ये किस में है? एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। दोस्तों इसकी जो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट जो है वो वोल्ट प्रति मीटर भी होती है। कितनी होती है? वोल्ट प्रति मीटर भी होती है, और इनटू एरिया की यूनिट कितनी हो गई? मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर, हिंदी में लिख देते हैं इसको भी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं बटे है, इससे एक पावर कट जाएगी, तो कितनी आ गई इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यहाँ से वोल्ट के रूप में, वोल्ट मीटर। कितनी हो गई? वोल्ट मीटर। तो इसका मतलब है एक यूनिट आपकी ये भी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट है वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये दो यूनिट आपको याद रखनी है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट निम्न में से कौन सी है? वोल्ट मीटर है या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। तो दोस्तों यानी कि वीमा की बात कर लेते हैं, तो इसकी वीमा कितनी होगी? यहाँ पर बात करते हैं वीमा की, तो वीमा कितनी होगी? तो यहां से निकाल लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम। तो दोस्तों आपको पता है कि न्यूटन मतलब बल होता है, फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट है, और फोर्स की जो वीमा होती है कितनी होती है? ये होती है ml की घात -2। ठीक है, ये फोर्स की यूनिट होती है, और m यानी कि मीटर की यूनिट होगी l की घात 2। ठीक है, बात करते हैं नीचे कूलाम। कूलाम का मतलब होता है कितना होता है? एम्पियर सेकेंड, यानी कि AT। तो इसको हम लिख सकते हैं AT, इसकी वीमा ये होती है। तो इसको अगर हम एक साथ लिखें तो कितनी जाएगी दोस्तों? यहाँ पर देखो ml एक ये है और 2 घात ही है, तो ये जाएगा ml की घात 3 प्लस की होगी। ठीक है, और t एक ही है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी, तो t की घात 2 ये है और एक ये है, तो कितनी हो जाएगी? -3 और इंटू a की घात -1। तो दोस्तों इसकी जो वीमा है वो कितनी हो जाएगी? ml की घात 3 t
t की घात -3 और a की घात -1। अब इसके बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये कैसी यानी कि कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो जल्दी से बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कैसी क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, स्केलर, ये याद रखना, स्केलर क्वांटिटी है ये, स्केलर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये। अब दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। वो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोर्स लाइन किसी काल्पनिक सरफेस में एंटर करती हैं तो उनकी संख्या की जो माप होती है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी, और जो इससे पास होकर बाहर की ओर जाती हैं उनकी संख्या की माप पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, यानी कि पॉजिटिव होती हैं वो, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और समझ लेते हैं, इसके कुछ केस समझ लेते हैं दोस्तों। कुछ केस हैं इसके, और कितने केस हैं? 2 केस हैं। कि हमने फॉर्मूला देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई इक्वल टू होता है हमारे पास ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, फाई ई इक्वल टू कितना होता है? ई डी ए कॉस थीटा। अब केस क्या है हमारे पास? केस ये है कि फर्स्ट केस है यदि थीटा का जो मान है यहाँ पर, ये वाला जो थीटा है इसका मान कितना हो? 0 डिग्री हो। तो दोस्तों 0 डिग्री जो है वो किस केस में हो सकता है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री की जो थीटा है ये किस किस के बीच में होता है? ई और डी ए के बीच में होता है। तो डी ए क्या है? इसका एरिया वेक्टर है, जो भी हमने काल्पनिक सरफेस खींची है उसका एरिया वेक्टर है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसका जो एरिया वेक्टर, जैसा अब ये किस कंडीशन में परपेंडिकुलर की है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर होगा। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है? यहाँ पर 0 है इस कंडीशन में। तो इसका मतलब जब ये परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सरफेस, तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो हम देखते हैं थीटा इक्वल टू 0 है तो तब फाई ई इक्वल टू कितना होगा? ई डी ए। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम है। कैसा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है यहाँ पर। ये बात भी याद रखनी है, पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? फाई इक्वल टू ई डी ए, तो मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कंडीशन में। और यदि दूसरा केस हमारे पास ये है कि यदि थीटा का जो मान है वो कितना हो? 90 डिग्री हो। 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री कब हो सकता है? 90 डिग्री जब हो सकता है जब ये जो सरफेस हमने खींची है काल्पनिक सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या हो? पैरेलल हो जाए। ऐसे करके इसको घुमा दें हम, घुमाकर किसी एंगल पर क्या करते हैं? पैरेलल, ऐसे करते हैं इस प्रकार से। जब ये पैरेलल हो जाती है तो दोस्तों उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 90 हो जाता है। तो हम देखते हैं फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर रखेंगे 90, तो कोस 90 का मान 0 होता है, तो टोटल क्या हो जाएगा? ये 0। ठीक है, तो शून्य हो गया हमारा। तो जब ये शून्य हो गया यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने ये बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जो भी फोर्स लाइन गुजरती है इससे, यानी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा फोर्स लाइन गुजरेंगी उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है उसकी प्रबलता मैक्सिमम होगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा क्योंकि उनकी संख्या की माप ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर इनकी संख्या कम होगी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है यहाँ पर उसकी प्रबलता भी कम होगी। ठीक है, उसी बात को यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी, टीजीटी पीजीटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब 90 डिग्री है तो फाई ई इक्वल टू कितना है? 0 है। और 90 कब हो सकता है? ये फोर्स लाइन है, जो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन है, ये फोर्स लाइन है। ठीक है, और ये कोई यूनिट एरिया है इस प्रकार से। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस यूनिट एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। जब ये पैरेलल होगा तो उस समय 0 होगा, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है जब, तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लाइन पास हो रही है, तो इसका मतलब इसकी प्रबलता बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है? ज्यादा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा फोर्स लाइन पास होगी उनकी संख्या की माप को ही हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर इसको हम घुमाकर इसके समांतर कर देते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस कंडीशन में 90 डिग्री होगा थीटा इक्वल टू, तो हमने देखेंगे कि फाई का मान इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रबलता भी कम हो गई है, 0 हो गई है, तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रिलेशन है, यानी कि दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। इसकी प्रबलता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और अगर इसकी प्रबलता कम होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा दोस्तों।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।